सोचो, 100 साल बाद आप उठ रहे हो, आपकी दुनिया बदल चुकी है, आपके अपनों सब चले गए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्रायोनिक्स का वादा है। क्रायोनिक्स मतलब लीगली डेड लोगों को बहुत कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना। उम्मीद यह है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी उन्हें वापस जिंदा कर देगी और शायद उनकी बीमारियों का भी इलाज। सदियों से इंसान मौत को चीट करने के बारे में सोचता आया है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आज के साइंस तक अमरता की खोज चलती रहती है। क्रायोनिक्स एक उम्मीद की किरण देता है, टाइम को रोककर उस फ्यूचर का इंतजार करने का मौका जहां मौत आखिरी नहीं होगी। पर क्या यह सिर्फ एक सपना है? क्रायोनिक्स क्रायोप्रेजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन से बहुत कम टेम्परेचर, करीब -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इतने कम टेम्परेचर पर सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यहां तक कि डीके भी रुक जाता है। सिंपल लगा, इतना सिंपल नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है सेल्स में आइस बनने से रोकना। आइस क्रिस्टल्स सेल मेम्ब्रेन्स और स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वो काम करना बंद कर देते हैं। इससे बचने के लिए क्रायोनिक्स वाले क्रायोप्रोटेक्टेंट्स नाम के स्पेशल एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। ये सॉल्यूशंस सेल्स में पानी की जगह ले लेते हैं, जिससे आइस कम बनता है। लेकिन आजकल के क्रायोप्रोटेक्टेंट्स परफेक्ट नहीं हैं और कुछ नुकसान कर सकते हैं। क्रायोप्रेजर्व होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड, कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर। 1967 में बेडफोर्ड, जो कैंसर से बहुत बीमार थे, ने क्रायोप्रेजर्व होना चुना। उनकी लीगल डेथ के कुछ देर बाद ही उनकी बॉडी फ्रीज कर दी गई और आज भी एरिजोना के अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में प्रिजर्व्ड है। बेडफोर्ड के केस ने लोगों में क्यूरियोसिटी और कंट्रोवर्सी दोनों पैदा की। क्या किसी इंसान को फ्यूचर में जिंदा होने की कम उम्मीद के साथ फ्रीज करना एथिकल था? क्या यह साइंटिफिकली पॉसिबल भी था? इन सवालों पर आज भी बहस होती है। सेक्शन 4, आज का क्रायोनिक्स उम्मीद या हाइप। आज दुनिया भर में कई कंपनीज क्रायोप्रेजर्वेशन सर्विसेज देती हैं। सबसे बड़ी और फेमस हैं अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में। इन कंपनीज ने सैकड़ों पेशेंट्स को क्रायोप्रेजर्व किया है और हर साल और लोग साइन अप करते हैं। क्रायोप्रेजर्वेशन का खर्चा कंपनी और सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग होता है। इसमें आमतौर पर एक बड़ी अपफ्रंट फी और मेंबरशिप ड्यूज लगते हैं। हालांकि वापस जिंदा होने का वादा अभी भी स्पेकुलेटिव है। सपोर्टर्स का कहना है कि यह चांस लेने लायक है, साइंस के फ्यूचर पर एक बेट है। सेक्शन 5, एथिकल और साइंटिफिक रोड ब्लॉक्स। एक बहुत दूर का सपना। सपोर्टर्स के एंथुसियाज्म के बावजूद क्रायोनिक्स के सामने कई एथिकल और साइंटिफिक हर्डल्स हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि क्रायोनिक्स के पीछे का साइंस अनप्रूवन है और फ्यूचर में वापस जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं है। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन की चिंता है, खासकर उन वल्नरेबल लोगों की जो लंबी जिंदगी के लिए डेस्परेट हैं। किसी को ऐसे फ्यूचर में जिंदा करने का एथिकल डिलेमा, जो उनके टाइम से बहुत अलग है, एक और मुद्दा है। क्या वो चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाएंगे? क्या इस फ्यूचर वर्ल्ड में उनके कोई राइट्स या सपोर्ट सिस्टम होगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। सेक्शन 6, एक जागी हुई दुनिया। क्या होगा अगर क्रायोनिक्स सक्सेसफुल हुआ? जरा सोचिए, अगर क्रायोनिक्स सक्सेसफुल हो जाए तो क्रायोनिक्स पेशेंट्स के वापस जिंदा होने पर दुनिया कैसी होगी? क्या उनका ओपन आर्म्स से स्वागत होगा या उन्हें पास्ट के रेलिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा? क्या उनके पास उस टाइम में पैदा हुए लोगों जैसे राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होंगे? क्रायोनिक्स रिवाइवल के वाइड स्प्रेड होने के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। इससे ओवर पॉपुलेशन हो सकती है, रिसोर्सेज पर स्ट्रेन आ सकता है और सोसाइटी का सोशल फैब्रिक भी बिगड़ सकता है। या ये साइंटिफिक एडवांसमेंट और अंडरस्टैंडिंग का एक नया एरा ला सकता है, जहां वापस जिंदा हुए लोग अपने बाईगॉन ईरा के नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सेक्शन 7, क्या आप ये लीप लेंगे? क्रायोनिक्स हमारे सामने एक दिलचस्प डिलेमा रखता है। ये लाइफ और डेथ, होप और डिस्पेयर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये हमें अपनी मॉर्टैलिटी का सामना करने और लाइफ में सेकंड चांस की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यही है, अगर मौका मिले तो क्या आप विश्वास की छलांग लगाएंगे और खुद को फ्रीज करवाएंगे? एक अनजान फ्यूचर में जागने की